नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम कर लेते हैं। हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग मस्जिदों में फ़ख्र जितलाएंगे। यानी इससे मुराद ये है कि बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाएंगे, बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर करेंगे, लेकिन उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे पर फ़ख्र जितलाना और एक दूसरे को ये दिखाना कि हमारे पास तुमसे ज़्यादा पैसा है और हम ज़्यादा बड़ी मस्जिद तामीर कर सकते हैं। यानी जो दिलों का इखलास होता है, जो तकवा और परहेज़गारी है, वो नहीं मकसद। और मस्जिदों की तामीर से मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी भी नहीं है, बल्कि मकसद सिर्फ़ इतना है कि ताकि अपनी दौलत की नुमाइश की जाए और अपना माल दिखाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रवैये को, इस सोच को और इस किरदार को आपने फरमाया कि ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। आज का पैगाम आप तक पहुंचा दिया। खबरें क्या हैं जी? सबसे पहली खबर, मच्छरों की फौज के खिलाफ कौन लड़ेगा? डेंगू सर्वेलेंस पर तैनात 6000 एहलकार फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। सालाना 84 करोड़ का तेल चोरी, LWMC में लूट मार का बाजार गर्म। महंगाई की धुआंधार इनिंग्स, ब्रायलर ने भी चौथी सेंचुरी कर ली। और सर्दियों में गैस के लोड शेडिंग पर काबू पाने का तरीका क्या है, वो भी आपको बताएंगे। वेलकम बैक। इन खबरों की डिटेल्स हम शेयर करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्र नायाब और उमर असलम आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से ये चीज़ें कहीं ना कहीं, जहाँ पर मैंने कहा ना हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र आपकी नेमतों में इजाफा करता है, इत्मीनान भी देता है। हालात ऐसे नहीं है दुर्र नायाब। मैंने अभी उमर को प्रोग्राम से पहले अपने एक उस्ताद की बात बता रहा था, डॉक्टर असलम डोगर साहब। हम दोनों के उस्ताद हैं, मैं भी उनसे पढ़ा हूं। वो ना हमें पब्लिक रिलेशन पढ़ाते थे, तो बड़े अच्छे हमारे नफ्सियात भी हैं। तो वो यही कहते थे कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी गलत फहमी और खुशफहमी में जीने का मौका मिले तो आप खुशफहमी में जी लें, क्योंकि जीना आपने है। उन हालात में मुस्कुराते रहें, बर्दाश्त करें, फेस करें चीज़ों को, और गलत फहमी में ना जिए, बस खुश फहमी में रहें कि कल बेहतर हो जाएगा, आज शाम कुछ हालात अच्छे हो जाएंगे, आज चलें पैसे नहीं है, कल कहीं से आने की उम्मीद हो जाएगी। तो ये चीज़ें ना आपको थोड़ा बहुत चलाई रखती है। चलना आपने है, अब ये आप पर है कि आपने खड़े होकर चल के जाना है कि लेट के क्रॉलिंग करते हुए चल के जाना है। वक्त तो गुजर जाता है ना, जिंदगी गुजरनी है, वक्त गुजरना है। हर एक दिन के बाद रात और फिर अगला दिन, और ये सिलसिला ज़िंदगी का इसी तरह से चलते रहना चाहिए। सो नाज़रीन, हालात अच्छे हो रहे हों, अल्लाह ताला का शुक्र प्लीज़ अदा करते हैं। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। डेंगू सर्वेलेंस पर तैनात 6000 एहलकारों को फारिग करने का फैसला किया गया है। शहर में डेंगू का खतरा किस तरह से मंडला रहा है, केसेस किस तरह से रिपोर्ट हो रहे हैं, उस पर ये फैसला कौन कर रहा है, और फिर अगर हालात संभाले नहीं संभलेंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? दुर्र नायाब, आपसे आगाज़। मेरा ख्याल कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बतौर वज़ीर आला इन चीज़ों का हसासियत का अंदाज़ा होगा। मैं अभी भी उनको एक पॉजिटिव मार्जिन देता हूँ। वो जो विजन पहले उनके पास सीएम था, किधर गया मुझे ये बता दो। मैं फिर भी इस पे पॉजिटिव विजन देता हूँ, क्योंकि वो ऐसे गैर अवामी फैसले, और अवाम जो लाहौर की रहने वाली है उनके लिए ऐसे गैर मकबूल और उनकी सेहत से खेलने वाले फैसले नहीं करते थे। अब अगर कर रहे हैं या उनकी नॉलेज में है तो फिर उनको अपनी टीम बदलनी चाहिए। अगर जो उनको मुशीर ऐसा मिला हुआ है कि जो उससे ऐसे फैसले करवा रहा है जो बिल्कुल भी उनके हक में बेहतर नहीं है, और लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि बतौर वज़ीर आला जो 2000 वाले टेन्योर में थे और अब कैसे हैं ऐसे, क्योंकि एक अगर कोई जानवर भी जख्मी था तो उनकी बनाई हुई रेस्क्यू टीम उसको भी जाके रेस्क्यू करती थी। तो कोई बंदा ऐसा कैसे कर सकता है कि डेंगू इतना ज़्यादा फैल रहा है, आपके इर्द गिर्द लोग जो है बुखार में मुब्तला हैं। आप सैलाबी इलाकों में देखें, सैलाब के बाद जो सबसे बड़ा अज़ाब है वो मच्छर और उससे फैलने वाला डेंगू है। और इसी तरह बारिशों के बाद जो बहुत ज़्यादा गैर मामूली तौर पर ज़्यादा हुई हैं, उसके बाद भी लाहौर के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे
रेड हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं जहाँ पे मच्छर परविश पा रहा है लार्वे का। इस दौरान अगर आप इसकी चेकिंग नहीं करते और फिर एक ऐसी अफसर को लगा देते हैं जो बतौर डीसी उनको हटाया गया था, डेंगू पे कंट्रोल ना करने की वजह से उनको महकमा सेहत में ला के बिठा लेते हैं, तो वो ऐसे ही फैसले करेगा। उन्होंने तो अल्लाह के फजल से कभी ना, जब डिप्टी कमिश्नर थी उन्होंने तब ना डेंगू पे तब उन्होंने कोई एक्शन लिया, और आज अगर वो सेक्रेटरीशिप में आ गई हैं या एडिशनल सेक्रेटरीशिप में आ गई हैं तो वो ऐसे फैसले करेंगे। लेकिन आपने देखना ये है कि ये फैसले जो है बतौर वज़ीर आला उनको खुद एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस उनको ये देखना चाहिए कि लाहौर अब इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है। हम पहले कोरोना से बड़ी मुश्किल से निकले हैं, गुर्बत इतनी ज़्यादा यहाँ पे हो रही है, लोगों के लिए अखराजात करने मुश्किल है। पैराडोल का पत्ता 100 रुपये से 200 रुपये तक ब्लैक में मिल रहा है और अव्वल मिल ही नहीं रहा। मुझे 200-250 में ले दें, कहीं नहीं मिल रहा। तो बस बातें हमें ये फिर देखनी चाहिए। तो उमर फिर अब सियासी तौर पे तो अगर शहबाज शरीफ होते तो फिर मैं यही कहूँगा ना, थोड़ी सी इनको एक एहसास दिलाने के लिए कि शहबाज शरीफ होते तो फिर गली गली मोहल्ले में जो है ना वो डेंगू प्रिवेंशन हो रही होती है, वो खुद किसी चौक में खड़े होकर ना वो बता रहे होते हैं कि डेंगू में रोकना है। लेकिन खबर में ये भी मेंशन किया है जी राउदल शाह साहब ने, दिसंबर के 6 रोज की तनख्वाह भी दी जाएगी। डेली वेजेस डेंगू वर्कर्स की तनख्वाह 59,17,000 रुपए किसकी जेब में जाएंगे, हेल्थ अथॉरिटी ये नहीं बता रही है। उमर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जश्न आमद रसूल मरहबा मरहबा, और यकीनन ये बहुत ही खुशियों वाला एक महीना होता है जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले तो क्योंकि हम लाहौर से हैं और लाहौर ख़बरें ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन जब इस महीने का आगाज़ होता है तो लाहौर में के जो लोग हैं, मैं अभी दुर्रे नयाब से बात कर रहा था कि इस्लामपुरा में वाली साइड या पैरागोन वाली गलियाँ सजी होती हैं, गलियाँ सजी होती हैं। हर शख्स अपनी बसात के मुताबिक, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इस माह मुबारक की मुनासबत से अपना अपना, बल्कि मैं अभी अच्छा मैं अभी आ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं अभी आ रहा था, सुबह मैं लेट हो गया तो मैं अभी आ रहा था तो एक हॉल के करीब से मैं गुजरा, शादी हॉल के करीब से, तो वहाँ पर जो है वो महफिल मिलाद हो रही थी, तो इतनी खूबसूरत आवाज़ नात शरीफ जब पढ़ रहे थे तो इतना अच्छा लग रहा था। तो ये एक महीना बड़ा बरकतों वाला महीना, और अल्लाह ताला इस महीने के सदके जिसे कहते हैं हमारी मुश्किलात में आसानी फरमाए। हम पर कभी कोरोना आ रहा है, कभी डेंगू, कभी इसी तरीके से पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अच्छा, कमिंग बैक टू द मेन न्यूज़ विच जो दुरे नयाब साहब डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि दुरे में हम आप इकट्ठे 12-13-14 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो जब ये डेंगू आया तो जो शहबाज शरीफ का ये जिक्र कर रहे थे, मुझे आज भी याद है कि डेंगू ने मजबूरन कर रहा था मैं जिक्र वरना दुरे तैयार है सोशल मीडिया पे ऐसे वार होने, ये आप जब दोनों फेजेस आप कंपैरिजन कर रहे हैं, थोड़ा सा एहसास दिलाते हैं, बिल्कुल एहसास दिलाते हैं। तो वो दौर था कि जब डेंगू आया तो डेंगू ने एक बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुझे याद है, मैं अदरीस साहब हमारे आज भी कॉपी पे होते हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी अयादत के लिए गया तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसी तरीके से और हमारे दोस्त थे तो उनकी अयादत के लिए गए, तो हमें खुद खौफ आ गया कि यार इतना खतरनाक है। म्यो हॉस्पिटल मुझे आज भी याद है। और अब सिचुएशन ये है कि जब ये जो बिल्कुल दुरे की बात ठीक थी कि अब सैलाब के बाद सूरत हाल डिफरेंट हो चुकी है। अच्छा, कोविड को हम ना भूलें, इस वक्त आप जिससे भी अपने घर में भी पता करें ना, मैं और लोगों की बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, मेरे फैमिली मेम्बर, उनसे मैं आते हुए बात कर रहा था, तो वो भी कहते हैं कि सारे लोग जो हैं वो बीमार हैं। तो यही सूरत हाल है इस वक्त ना। तो हमें ये देखना चाहिए, कोविड भी है, डेंगू भी है, और उस सूरत हाल में अगर आप ख़बर की तरफ अब आ जाए, इतनी लंबी जो हमने बात की है कि 6,000 मुलाजमी, 6,000 मुलाजमी नहीं है, 6,000 ख़ानदान है, 6,000 ख़ानदान है। तो आप ये देखें कि महंगाई के इस दौर में, जिस दौर में तनख्वाहों में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, आप वो तो देखें, उनके लिए तो मुश्किल है ही है। ऊपर वाली खबर है जी, 192 जो है रिकॉर्ड केसेस है, 1039 मकामात से लार्वा बरामद हुआ है। सो ना तो सर्वेलेंस होगी, अगर ये टीमों को ही हटा देंगे तो ना तो सर्वेलेंस होगी और केसेस भी इस तरह से रिपोर्ट होंगे, तो फिर जिम्मेदार। देखिए, मुझे याद है, मैं आपको वही बात कर रहा था, मैं इब्तिदा में जा रहा हूँ, क्योंकि ये इब्तिदा वाली टीम मुझे आज भी याद है शहबाज शरीफ ने बनाई थी, जिसमें चौधरी शहबाज अहमद था और ख्वाजा इमरान नज़ीर थे। उसके बाद ये फिर पार्लिमानी सेक्रेटरी बने, फिर से वज़ीर बन गए। और मुझे याद है हम मजाक कर रहे होते थे अक्सर कि पेंचर वाली दुकानों पे घुस गए, दुरे नयाब होता था। मुझे आज कवरेज भी याद है, सिर्फ हम ही करते थे, मैं और दुरे। लोगों के कूलर चेक, लोगों के कूलर की बार-बार ये बात याद आती है कि सुबह शहबाज शरीफ साहब 6 बजे अच्छा, वो 6 बजे शहबाज शरीफ तो उन लोगों के लिए ना, आपको मैं बताऊं, बल्कि उमर ने तो उनको जगह जगह कवर किया, सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिल रोक के। हम क्योंकि हम सिटी चैनल थे, हमें मिनट बाद पता चल रहा है, मैं जोहर टाउन है जी, फिर शादरा चले गए, और शहबाज शरीफ
उसको धोखा देना या करना मजाक तो बहुत नहीं है ना। मुश्किल वो तो सुबह 6 बजे उठ के, मुझे आज भी याद है बिलाल यासीन, मियाँ मुश्तबा और ये इनके बड़े करीबी मिनिस्टर्स थे, तो उन्होंने कहा शहबाज साहब 6:15 बजे आप 6 बजे मीटिंग करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेट कर लें। उन्होंने पता है क्या कहा आगे उन्हें, आपने कल से 5:30 बजे आना। तो वो शहबाज शरीफ है, वो कहते हैं चंगे फंसे हैं। तो मतलब उसने काम किया। देखें जो मानने वाली बातें हैं, एज बीइंग प्राइम मिनिस्टर तो भी चले वो परफॉर्म जो भी होगा, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और परवेज़ इलाही के भी हवाले से भी अगर बात करें, मैं तो पहले ये बात हाँ, आप देखें, आप परवेज़ इलाही के दौर में जो है वो रेस्क्यू 1112 आई, वार्डन सिस्टम आया, आज भी हम समझते हैं वो बेहतरीन सिस्टम था। तो अब ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इंसानी सेहत से बढ़ के तो कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मौजूदा हुकूमत जो पता नहीं कितने अरसे है, क्योंकि उसकी वजह ये यहाँ पर तो म्यूज़िकल चेयर चल रही होती है, फिर तैयारियां हो रही होती हैं कि तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है और मामलात और हो सकते हैं, लेकिन वट एवर, मैं समझता हूँ सियासत में इन तमाम सियासतदानों को मिलकर बैठकर एक फ़ैसला करना चाहिए कि सेहत और तालीम 2 शोबे ऐसे होने चाहिए जो नॉन पॉलिटिकल होने, यानी जिस पे तमाम लोगों चले, तमाम जमातों के बंदे, तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो जो है वो सीनियर सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स से, शोबे सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, सबसे पहले उनको होना चाहिए। इन 2 इदारों शोबों को नॉन पॉलिटिकल कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे सबके, सेहत सबकी है, चाहे वो नून का है, पीटीआई का, काफ का, अलिफ का, बे का। और दूसरी बात उमर ये भी है कि इसमें एक्स्ट्रा फंड्स आपको देने चाहिए। आप नए डिवीजन बनाएं, आप नए ज़िले बनाएं, वहाँ फंड्स लेकर जाएं। ये है कि इन सब चीज़ों से ना ये गुजरते हैं, ना इनको वो दर्द पता है, ना वो उनको प्रॉब्लम्स पता है क्या होती हैं, तो किस तरह से ये लोग इसके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अभी खबर जो शेयर कर रहे हैं वो जी है LWMC की, जहां पर सालाना 84 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ ऑयल चोरी किया जा रहा है। मतलब 84 करोड़ रुपए एक रकम है। उमर, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मुझे याद है कि दुर्रे नयाब ने एक हाईलाइट, क्योंकि दुर्रे बीट करता था, तो एक खबर दी थी वासा के ऑफिसर्स की जो आउटफॉल रोड पर, क्योंकि मेरा इलाका भी है वो, तो वहाँ पर जो है वो पेट्रोल चोरी करते और डीजल इस तरह की चोरी करते थे वासा के ऑफिसर्स। लेकिन आप यकीन करें, मेरा ख्याल था बड़ा सख्त एक्शन होगा, और वो ऑफिसर्स का मैं नाम नहीं लूँगा, एक भट्ट साहब थे, मुझे आधा नाम याद है, मैंने पूरा याद है, मैंने आधा लिया है। तो कुछ चीज़ पर्दे में रहनी चाहिए, कोई चीज़ पर्दे। और वो मैंने थोड़ी देर से बाद देखा कि 6 महीने कुछ साइड सूट पे रहे, उसके बाद उनकी प्रमोशन हो गई। वाह, जबरदस्त। आप इससे अंदाज़ा लगाएं। फिर मैंने अंदाज़ा लगाया ये पूरा सिस्टम मिले हुए हैं आपस में सारे लोग ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? गरीब आवाम के पैसे 84 करोड़ रुपए एक रकम है, एक रकम है, 1 अरब के करीब की रकम है। ये तो ये भी हमें पता चला है, हो सकता है ये इससे भी ज़्यादा की अमाउंट हो। अच्छा, और ये सिर्फ ऑयल की मद में है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहूँगा। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे, उन्होंने LWMC का फोरेंसिक ऑडिट का उन्होंने हुक्म दिया। फोरेंसिक ऑडिट स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते होते वो चलता रहा। उसके अंदर भी ये चीज़ें बाकायदा मेंशन की गई थी, जिम्मेदारान का तयन किया गया था, नाम लिए गए थे, और उसके बाद रिकवरी के लिए भी चीज़ें सेट की गई थी। कुछ नहीं हुआ। अब जो भी PTI की गवर्नमेंट, उनके चेयरमैन आए हैं, इनके ये लोग पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, माजरे के साथ कुछ नहीं कर रहे। ये उन्हीं रिपोर्ट्स को उठा के उनकी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, उन्हीं की पॉइंट स्कोरिंग करके पॉइंट फिक्सिंग करने के बाद ना ये अब बताना चाह रहे हैं जी कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि आपको याद होना चाहिए कि बड़े मशहूर थे हमारे एक पंजाब में TK ग्रुप, उनके अफसरान लगा करते थे, और हमारे बहुत सारे दोस्त जो सेक्रेटरी रहे, इसके LWMC के CEO भी रहे, और उनको इस वजह से जाना पड़ा कि वो उनके कहने पे या उनकी मनमानियों के मुताबिक ना प्रोक्योरमेंट करते थे, ना गाड़ियाँ परचेज करते थे, ना उस तरह की चीज़ें करते थे जिनके लिए उनको दबाव डाला जाता था, प्रेशराइज किया जाता था। अच्छा, ये भी उस्मान बुज़दार साहब के दौर में हुआ। PTI की गवर्नमेंट, उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी गई, दबा दी गई। अब नए चेयरमैन साहब आए हैं, वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। पॉइंट स्कोरिंग करने के बाद लेकिन वो जो फोरेंसिक ऑडिट है ना, जो बाकायदा फोरेंसिक ऑडिट हुआ है, आज भी उस रिपोर्ट को उठा लें, जो मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये क्रेडिट भी है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का कि उनकी अपनी कंपनी बनाई हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी ही कंपनी का फोरेंसिक ऑडिट करा दिया। वहमी तो हैं, शक भी करते हैं, ज़ाहिर बात है। तो उन्होंने अपनी कंपनी का जब ऑडिट कराया ना, तो उसके अंदर ये तो करोड़ों की बात है ना, अरबों के घपले निकले, जो कि रैंडम प्रोक्योरमेंट, आपकी भर्तियों के अंदर, आपके जितनी भी फ्यूल और इसकी कंजप्शन के अंदर, गाड़ियों की ख़रीदारी से लेके अब तक जो ज़ीरो से सारी चीज़ें थी, उसके अंदर अरबों रुपए के डिफरेंसेस निकले, जिनके लिए सेटल करने के लिए मुख्तलिफ बातें बताई गई थी, रिकवरियाँ डाली गई थी, अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ
अब वो और कहाँ ये चली अभी गई? जो कुछ देर पहले हमने शहर में देखा कि इतना बड़ा इशू रहा LWMC का कि आपको कहीं से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां नहीं नजर आ रही थी, शहरी ये करप्शन शिकायत। की वजह से देखे ना अना, तो बीच में जो ये सब शहर कुछ लाहौर हो तो- जिसकी सफाई की मिसालें दी जाती थी, और मैंने तो हमने तो जिस तरह क्योंकि इकट्ठे मिलके कवर करते हैं, तो लाहौर शहर में जो है वो कूड़ा करकट के हवाले से अगर कहीं पे भी दिखाई देता सवाल ही नहीं सख्त पैदा एक्शन, होता। उसी वक्त जेडो जो है वो सस्पेंड, और हर एक को अपनी नौकरी की फिक्र होती थी। देखें, कूड़ा करकट के होने की वजह से जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां फैल जाती हैं, लोग वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है, उसकी स्मेल इतनी बुरी होती है। और लाहौर जो है वो भागों के शहर के हवाले से एक अपनी पहचान पूरी दुनिया में रखता है। लाहौर था अब मौजूदा हालत में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। खैर वो तो अगर आप उस खबर को डिस्कस करें कि ओवरऑल उसमें कि लाहौर के साथ तो अब सतेलों वाला सलूक हो रहा है, तो वो हम आपको डिफाइन करें कि यहाँ पे अब एक पैच वर्क, जहाँ पे हम बड़ी बड़ी सड़कों पर एक छोटा से एक खबर चलाते थे तो पता चलता था अगले दिन वो सड़क बना दी। शहबाज शरीफ नाराज़ भी होता था कि भाई ये क्यों ये इलाके के लोगों के मसले हल नहीं हो रहे। यहाँ पे तो शायद मैं तो वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिजवान नकवी साहब का मैं इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि वो गुजरात से हैं, तो उनकी वजह से शायद उनसे कोई रिपोर्टें बनवा लेते कि यहाँ पे गुजरात के रहने वाले लोग मौजूद हैं। तो परवेज़ इलाही साहब यहाँ पे भी कोई नजर करम करें कि लाहौर शहर जो है वो उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग रहते हैं और गुजरात के लोग भी रहते हैं, क्योंकि मैं गुजरात रिजवान साहब बहुत खुश हैं, वो कहते हैं ये बहुत देर बाद गुजरात में काम होना शुरू। मैंने कहा गुजरात भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमें खुशी है, लेकिन लाहौर को इग्नोर करके नहीं अच्छा, होगा। अब हम थोड़ी सी वापस आते हैं। आप ये छोड़ें 84 करोड़ की जो इन्होंने करप्शन की है, इनकी 5 साल से तो अब गवर्नमेंट नहीं है ना नून लीग की। 5 साल से गवर्नमेंट नून लीग की नहीं, पहले पीटीए की थी, अब काफ लीग की पंजाब में हुकूमत है, पीटीए की होगी नहीं, अब पीटीए की हो गई जी। आप सिर्फ ये निकाल लें कि आपका बजट जो है वो सालाना वो तेजी के साथ कैसे बढ़ रहा है। LWMC का बजट होता था 1-2 अरब रुपए स्टार्ट हुआ, एक दौर में बड़ी छलांग लगी, महंगाई हो चुकी थी, चीज़ें ज़रूरी थी, पूरा लाहौर में फैलना था, 4 अरब हो गया। उसके बाद ये जंप करके अब 16 अरब पे पहुंचा हुआ है। उन्हें बताया जी कौन सी यहाँ पे आप चांद पे सफाई कर रहे हैं माजरत के साथ। लाहौर को इतना बड़ा तो नहीं हो गया ना, लाहौर तो वही है। आप लाहौर से उठते हैं मरीख पे जाके उसका खर्चा आ जाता है आपके ऊपर कि आपने 16 रुपए लगा दिए, आपके पास इतनी ज़्यादा बजट जो था वो कहाँ गया। जैसे जैसे बजट बढ़ता गया वैसे वैसे हालात भी खराब हुए। हालात खराब, करप्शन की कहानियां, आपको काम जो होता था वो नजर आना बंद हो गया। कम बजट में शानदार काम शानदार असूली तौर पे अब यही पॉइंट स्कोरिंग करती थी मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान इसी बात पे पॉइंट स्कोरिंग की है। भाई हम तो कम खर्चा करते थे और हम जो पैसे देते थे उसका हिसाब भी लेते थे। आपने एक ठेकेदार भी फारिग कर दिया, आपने कहा जी पता नहीं टर्किश गवर्नमेंट के ठेकेदार हैं, पता नहीं क्या हालात हैं, क्या कर रहे हैं, चलो जी वो चले गए। आपने इसको कंपनी मोड पे चलाना शुरू कर दिया, तो कंपनी के अंदर बैठे अफसरों के जो कारनामे हैं आज वो आपके सामने आ रहे हैं। एक और चीज है जी, तवील मुद्दत से ड्यूटी से गायब रहने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल छुट्टी। LWMC ने 1 महीने से गैर हाजिर 83 को फारिग कर दिया। यानी ये भी कोई सिस्टम नहीं है कि आप देखें मुलाजमीन कौन ड्यूटी पर हैं, कौन छुट्टी पे गए हैं, कब वापस आ रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उमर देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि इस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। फिर वहाँ पर वही बात आ जाती है कि जब एक मैकेनिज्म मौजूद हो, जब एक सिस्टम मौजूद हो, तो फिर वो इस पर देखा जा सकता है कि कौन अफसर ड्यूटी पे आ रहा है और कौन गैर हाजिर है। जो पब्लिक डिलीवरी वाले इदारे वहाँ पर ना, ये बड़ा देखें, ये पब्लिक रिलेटेड इशू है। इससे तमाम नाजरीन जो है वो जो लोग देख रहे हैं, हर एक की कनेक्शन है। आप, मैं, हम सब बैठे हुए जो लोग हैं, क्योंकि घरों के बाहर गलियों मोहल्लों में या इलाकों में अगर सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं होगा तो उससे परेशानी सबको होती है। अच्छा, अब इसका एक दूसरा पहलू भी आपको देखना होगा। ये लोग तो गैर हाजिर थे और बहुत सारे अफसरों के घरों में होंगे, बहुत सारे LWMC के मिनिस्टरों के पास होंगे, MPS के अपने असल तो ये पॉइंट है ना। अब इसका एक और तीसरा पॉइंट भी है कि ये बंदे जो तेजी से निकाले जा रहे हैं, आप आए रोज खबर देती होंगी कि जी 100 बंदा निकाले। अब इसकी जगह कौन सी गवर्नमेंट अपने बंदे भर्ती करने जा रही है? ये सीटें तो वैकेंट है, 3-4 हज़ार बंदे LWMC ने रखने हैं। यहाँ पर आएंगे जिनके मनपसंद लोग। एग्जैक्टली। तो अब ये चीजें भी हमने डिफाइन करनी है कि ठीक है, यहाँ पे भी आपका मकसद है गुजरात के लोग आएंगे। नहीं, गुजरात के लिए मुझे जो इस टाइम सबसे लग गया, $2.41 डॉलर सस्ता हो गया आज। मतलब ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। अब रीज़न इसकी क्या है? फिर आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया जाएगा, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हालात बेहतर होंगे, हमारे लिए ये खुशाइंद है। महंगाई कम होगी, हमारे लिए ये खुशाइंद है। 100 अरब रुपए का कर्जा आपका कल से डॉलर इम्पैक्ट की वजह से कम शो हो रहा है अब मार्केट में।
क्योंकि डॉलर गिरा है ना 10 रुपए, बहुत तो वो आपका शो हो रहा है जी कि अब आपके कर्जे अच्छा, जो है आम आदमी नीचे की गिरे। जिंदगी किस तरह से बेहतर हो गई? हमारी जरूरियात जिंदगी, रोजाना के इस्तेमाल की चीजें, जैसे आज अभी हमने ब्राइलर रेट पे बात करनी है, वापस आकर जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें जिनका बराह रास्त ताल्लुक आम लोगों के साथ है, क्या वो भी कम होंगी? उस पर आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अभी खबर है जी, महंगाई की धुआंधार इनिंग्स, ब्राइलर ने भी चौथी सेंचुरी कर ली है। अब जी रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको बता रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है। चिकन के रेट कहाँ पर पहुँच गए हैं, सब्जियों की कीमतें कहाँ पर हैं, फ्रूट कोई आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास रीज़न क्या होती है? डॉलर की कीमत बढ़ गई है तो महंगाई होगी, रीज़न होती है पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो महंगाई होगी। अब जब डॉलर की कीमत नीचे आना शुरू हो गई है तो ये चीज़ें क्या सस्ती होंगी जो हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं, जो हम आड़ लेते हैं कि डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें महंगी होंगी। दुरे नायाब, अब उनके पास एक और बहाना भी है ना, सैलाब आ गया। अब सैलाब आ गया है तो पीछे से सप्लाई लाइन बेहतर नहीं है, सब्जियां नहीं, फल नहीं आ रहे, वही जो स्टॉक है वही चल रहा है। ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं ना, जिनको माफिया कहा जाता है, उनके पीछे बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स होते हैं जो स्टॉक करना और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके चीज़ों को महंगा करने की जवाज़ तलाश करते हैं। वो कभी पेट्रोल पे डाल देंगे कीमतों पे, कभी डॉलर इम्पैक्ट पे डाल देंगे, कभी कोई ना कोई नागहानी आफत है उस पर डाल देंगे। सॉरी इंटरप्ट करें, ये माफियाज हुकूमत की बात नहीं कर रहे, ये बात करें कुछ मखसूस माफियाज की बात करें। और फिर उनके अगर आप स्टोर्स देखें, उनके गोदाम देखें, उनकी और हर फैक्ट्रियां कारोबार से देखें, मुंसलिक ऐसे माफिया माफिया मौजूद है। अब हर सरकार, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, चाहे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट है, ये अब हर गवर्नमेंट में असर रसूख भी रखते हैं, इनके ताल्लुकात भी हैं, इनके सारे अंदर अप्रोचेस भी हैं, और चीफ मिनिस्टर हाउस से लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस तक इनकी अच्छी खासी अप्रोच होती है। उन पे हाथ डालेगा कौन, फिर उनको अगर हाथ डालेगा तो उनकी नाराज़गियाँ कौन बर्दाश्त करेगा, फिर अगर वो नाराज़ हो जाएंगे तो हल्कों के वोट ख़राब हो जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे उज़र पेश किए जाते हैं, लेकिन अब ये टाइम इन चीज़ों का ख़त्म हुआ चाहता है। ये ऐसी बातें नहीं हैं। लोग बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को समझना शुरू हो गए हैं, उनको पता लग गया है कि किस चीज़ से कौन ग्रुप जो है, कौन सा जो माफिया है वो दिहाड़ी लगा रहा है, चीनी से कौन पैसा कमा रहा है, आटे की किल्लत से कौन पैसा कमा रहा है। दालें इतनी महंगी हो चुकी हैं, आपका ब्रायलर का गोश्त जो है वो 11 रुपये बढ़ चुका है। मटन तो अब खैर लोगों ने शायद सोचना ही छोड़ दिया कि हम खाएं या ना खाएं, वो तो अब आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया है। तो अब मुर्गी को भी अब लोगों के अब उस रेंज से बाहर लेके जा रहे हैं कि वो उसको खा ना सकें, एक नॉर्मल प्रोटीन है वो ना ले सकें। सस्ता प्रोटीन इसको कहा जाता है, दालों को सस्ता प्रोटीन कहा जाता है। नहीं, आपको याद है कि गवर्नमेंट में कहा जाता था कि दाल ना खाएं जी, आप मुर्गी खा लें अगर दाल महंगी हो गई है तो। अब तो वो चीज़ें भी नहीं रही। अब आप ना दाल खा सकते हैं ना मुर्गी। अब हमें जो है ना वो बहुत सारी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनकी तरह शायद हमें पत्ते, घास फूस इस तरह की चीज़ों पे जाना पड़ेगा, नेचुरल ग़िज़ाओं पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ेगा। ममालिक दुरे वो बड़ी अजीबोगरीब चीज़ों के वही बात है ना कि हमें फिर इन्हिसार उस पर करना होगा। अब कौन आपकी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस को देखेगा? हमारी सरकार कहाँ है, सो रही है, देख रही है, कर रही है, कौन कर रहा है? इस माफिया को जिसका आपने जिक्र किया, कोई कंट्रोल करने वाला भी तो होता है। रियासत नाम की भी कोई चीज़ होती है, हुक्मरान नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखती है। हमारी इंतजामिया तो उम्र बिल्कुल फेल है। देखिए, अभी आपने जो खबर डिस्कस की ना, तो मुझे जहन में आया कि मैंने तकरीबन मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि मैंने 60 या 80 रुपये बचाए हैं 3 दिन पहले। अच्छा। क्योंकि मैं मुर्गी लेने गया तो मुझे याद है उसने कहा ये 370 रुपये है। तो मैंने कहा यार ये महंगी होनी है। कहता नहीं, आगे भाईजान मछली का मौसम आ रहा है, सस्ती होनी है। तो वो फिर मेरे एकदम जहन में आया कि यार चलो 1000 रुपये तो नोट तो तोड़वा ही लिया, तो ये दे दो 2.5 किलो। तो मैं वही सोच रहा था 30 और 30, 60 और 80 रुपए का दुरे मुझसे चाय पी लेना। छोटी छोटी खुशियां जो हमारी है ना, ठीक है। हालांकि उस वक्त 2000 रुपए का भी ले सकता था, आने वाले दिनों में फायदा हो जाता। अब मुझे गमगीन ना करो, मेरे असलम डॉक्टर साहब वाली बात, खुशफहमी में जीना सीखे। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द मेन जो हमारी बात है, हमजा शहबाज को क्रिटिसाइज किया जाता था कि जी मुर्गी माफिया, कुकड़ी माफिया, नाम रखे जाते थे हमें। अच्छा, मुझे पता है पंजाब में तो आपकी गवर्नमेंट है, आप लोग जो कौन रेट बढ़ा रहा है, बल्कि मुझे याद है उस वक्त वजीर थे ये सारे पीटीआई के, ये जो 300-400 क्रॉस हुए थे ये पीटीआई के दौर में ही हुए थे साल पहले, वरना मुर्गी का रेट तो मैक्सिमम 250 तक गया है। देखिए, आम बंदे जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपये है, हमें आम लोगों की बात करनी है, ठीक है।
उसने अगर चले उसका क्वार्टर घर अपना है, कमरा भी अपना है, कैसे खरीदेगा? नहीं, अच्छा चले हम इनका ना इनको दाद तो देना यार, हमारे पीटीआई के जितने दोस्त हैं कि उन्होंने हमजा शहबाज साहब का ऐसा इमेज बढ़ाया कि हमजा साहब अंदर हैं, जेल में है, बाहर है, हुकूमत में नहीं भी है, हुकूमत में नहीं है, मुल्क में है नहीं है, रेट वो बढ़ाई जा रही है, रेट बढ़ा रहे हैं, वो मैकेनिज्म नहीं समझ आ रहा था हमें कोई 2 साल से। अच्छा, मुझे खबर को वाइंड अप करना है। डॉलर की कीमत कम हुई, खुशाइंद है। दुर्रे नायाब, आने वाले दिनों में मुझे एक बता दें, इम्पैक्ट क्या आएगा? महंगाई कम होती नजर आ रही है। देखिए, डॉलर पे इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। अगर हम सरकार से बात करें तो हमारे तमाम कर्जे डॉलर्स पे हैं और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमने डॉलर्स पे कर्जे दे रहे हैं। अगर उसमें 1 रुपए की कमी भी आती है तो अच्छा खासा जो हमारे कर्जों की शरह है वो नीचे आती है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसका क्रेडिट हम किसी को नहीं देते, लेकिन हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। अगर 2 दिन से 9 से 10 रुपये डॉलर सस्ता हुआ है तो हमारे 1360 के करीब में कल एक फिगर पड़ा था स्टेट बैंक का कि 1360 अरब रुपए डॉलर जो है, जो हमारा कर्जे हैं वो नीचे गिर गए हैं। इसके बाद आपके जो बाइंग है इंटरनेशनली, आपने ज़ाहिर बात है क्रूड ऑयल लेना है, फ्यूल लेना है, चीज़ों से परचेज करने हैं पूरी दुनिया से डॉलर्स में, उसका फ़र्क पड़ा है। आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकल चीज़ों ने, लोकल माफिया ने जो आपका हाल कर दिया। आप देखें ना, आप कुछ इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, आप इतने ज़्यादा डॉलर्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप फिर अगर डॉलर आपके पास जितने भी रह गए आप उनको बाहर से खरीदारी में आप उनको नहीं झोंक सकते। जब देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह, क्योंकि क्रिकेट मैच आज पाकिस्तान इंग्लैंड का भी, और हम बड़ी जज्बाती कौम है क्रिकेट मैच के हवाले से, तो जब अक्सर मैच फंसा होता था ना तो 30-35 गेंदों पे रह जाता था 100 स्कोर, ये नामुमकिन, बड़ा मुश्किल होता था। हम कहते थे या अल्लाह अफरीदी आ जाए, कुछ 8-6 छक्के मार दे। अब ये इसहाकडार आ गए, इसहाकडार आ गया, वो उनका अफरीदी, नून लीग का अफरीदी समझ लें आप। और ये तो आपने भी किया होगा, ठीक है ना, जो क्योंकि हम जज्बाती लोग हैं, क्रिकेट मैच बड़े शौक से देखते हैं। इसी तरीके से जो मुल्क के हालात हो चुके हैं, तो आप समझिए ना, मुस्लिम लीग नून के भी एक अब सबसे तजर्बेकार समझदार बंदे को मैदान में आ गए, नून लीग का अफरीदी आ चुका है इस वक्त, ठीक है, और अब उन्हीं पर इन्हिसार भी है नून लीग का। मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं कि इस वक्त अगर तो वो कह रहे हैं ना, इसहाक के आने के बाद जो है वो डॉलर की कीमत सस्ती हो रही है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि कल भी मैं गुमरी रोड पे कहीं पे बैठे हुए थे, ताजरों यहाँ पे अक्सर लोग ट्रेड जो है वो डॉलर में कर रहे थे। एक पैसे से फर्क पड़ता है। मेरे एक दोस्त है राजा कलीमुल्लाह, तो उसके साथ हम अक्सर जाते थे ये करवाने, ये डॉलर एक्सचेंज वगैरह कराने। तो मैंने कहा यार क्या कहते हैं, उमर 10 पैसे से भी फर्क पड़ जाता है हमें ना डॉलर का। तो जो लोग लाखों डॉलर जो शिपमेंट मंगवा रहे अमेरिका से, स्पेन से, मुख्तलिफ ममालिक से, अब अगर तो इसहाकडार साहब डॉलर को नीचे ले आते हैं, चले मुल्की कर्जे भी कम होंगे, लेकिन उसका फायदा बिजनेस कम्युनिटी को होगा। जब खुशहाल उमर पॉलिटिकल फायदा नहीं कर रहा कि जो महंगाई और मुश्किल फैसले करके मुस्लिम लीग नून की साख खराब हुई है, मुतासिर हुई है, वो भी गेन करना बड़ा जरूरी है। बेहतरी नजर आएगी। सिंपल सी बात है, दुरे ये अफरीदी है, इसने 4 छक्के ही मारने और इसके पास ऑप्शन कोई नहीं। जहाँ पर सियासी तौर पर बेहतर होगा वहाँ आम आवाम की जिंदगी भी बेहतर होगी, कर्जे कम होंगे, हमारे लिए बेहतरी होगी। ब्रेक होती है, ब्रेक के बाद वापस। खुश आमदीद, एक बार फिर से खबर है जी, सर्दियों में गैस लोड शेडिंग पर काबू पाने का अनोखा तरीका है। अच्छा जी, अभी शायद सिप्रा साहब कुछ ही दिन पहले हमें कह रहे थे ना तो गैस मिलेगी, लोड शेडिंग सारा दिन होगी और फिर बिजली की भी लोड शेडिंग होगी। अब ये अनोखा तरीका क्या है जी दुर्रे नायाब? देखिए ना, ये वही कमर्शियल काम करने जा रहे हैं जो पहले हम मुख्तलिफ LPG के लिए कमर्शियल सिलेंडर ले के फिरते थे, लंबी लाइनें लग जाती थी, उसके बाद आप फिर रहे होते थे मारे फिर ब्लैक में भी बाज़ मिल रही थी। अगर यही इंफ्रास्ट्रक्चर अरबों खरबों रुपए का बिछा कर इन्होंने लोगों को दोबारा सिलेंडर की तरफ लेके जाना था, बिल्कुल सही, तो फिर बंदा पूछे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन कर रहा था? बिल्कुल इनको ये अंदाजा नहीं था कि हमें जितनी गैस मिल रही है उसके बाद हम इतनी गैस को जब लोगों को देंगे तो कितने साल का हमारे पास रिजर्व होगा। हर चीज़ की एक रिसर्च एनालिसिस डिपार्टमेंट होता है, इनका कोई डिपार्टमेंट ही नहीं था, इनको पता ही कोई नहीं था। अब ये फिर वापस आपको करेंगे जी के आपको खुद सिलेंडर देंगे सुई गैस वाले जी, आप वही बाकियों की तरह लाइनों में लगे होंगे, इनके सिफारिशें लड़ा रहे होंगे, कुछ तरले मिनटें चल रहे होंगे, और उस मद में भी तो इन्होंने पैसे लेने हैं जी। और किसी को आप जो है ना, अब डोर स्टेप पे जो फैसिलिटीज़ देने का सरकार का काम है, वो काम कहाँ है? और आपने भी अगर वही काम करना है कि लोग सारा वक्त लाइनों में लगे रहें, यूटिलिटी स्टोर पे आप देखें लोगों की क्या हालत हो रही है, लोगों के साथ कितनी जिल्लत हमें सलूक किया जा रहा है, उनको कितना मुश्किल है। अब सुई गैस के दफातर में भी ये जिल्लत हमें सलूक किया जाएगा। गैस का मीटर तो किसी का लग ही नहीं, किसी का लग ही नहीं रहा पॉसिबल। और अब जो ये नई पॉलिसी लाने की तरफ ला रहे हैं जी कि हम वैसे ही गैस पाइपलाइनों में सप्लाई करना छोड़ देंगे, सिलेंडर्स पे चले जाएंगे, उसके बाद तो वैसे ही अजीब हालात हो जाएंगे।
हर बंदा उसके अंदर बेनिफिट उठा रहा होगा, अंदर पैसे कमा रहे होंगे, पैसे ले रहे होंगे, जिसको सिलेंडर मिल रहा होगा वो सिफारिश लड़ा रहा होगा। लेकिन जो हालात आगे बहुत बुरे हैं, जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, अभी से ही जैसे 9 बजते हैं रात को तो आप देखते हैं गैस ना होने के बाद हमें एलपीजी पे निसार करना होगा, हमें प्री जो प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। हम फिर लाहौरियों को ये कह दें कि मुतबादिल जो है कुछ ना कुछ अपने पास कई सालों से चल रहे हैं। आप लाहौरियों को ये पैगाम देना चाह रही है या एक मशवरा, मुफ्त मशवरा वो भी देना चाह रही है कि अभी से गैस सिलेंडर खरीद लो। हो रहा है अभी से, फिर वो आपको मैं आपको देखिए मैं तो अपने तजर्बे बताता हूँ कि मैं अक्सर रात को चाय पीने का आदी हूँ, तो मैं 10 बजे के बाद मुझे अब मेरे जहन में बैठ गया कि 9 बजे के बाद गैस चली जाती है। आप अंदाजा लगाएं 9 बजे के बाद गैस ही नहीं आती। और ये उन्होंने अपना मतवाले अरेंजमेंट किया है माजरत के साथ। सुई गैस को पता है कि सुई गैस खत्म होगी तो हम कहाँ जाएंगे। हम पहले से एलपीजी सिलेंडर लोगों को देना शुरू कर दें और उनके पैसे जो है बिलों में लेना शुरू कर लें, ताकि हमारा इदारा चलता रहे, हमारी तनख्वाहें चलता रहे और ये कोई अल्टरनेटिव सोर्स के लिए मुश्किल इसी तरह से रहनी है, गैस भी नहीं आनी और बिजली भी महंगी रहनी है सर्दियों में भी। सो आपके लिए आसानी बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक। शहर में आज एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच है और मैच के साथ जो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ जुड़ी होती है, सबसे पहले शायकीन की सहूलत, जिन्होंने मैच देखने के लिए जाने, उनको कौन से रूट से जाना है, गाड़ियाँ अपनी बाइक्स बुक कर सकते हैं। सेकेंडली उनके साथ क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, कल हमने बताया था जी ID कार्ड आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत अहम पहलू ये है जी, लोग परेशान रहते हैं अगर आज मैच है। जैसे सुबह मुझे ये ख्याल आ रहा था कि मैंने आज टाइमली ऑफिस से निकल जाना है, फिरोजपुर रोड बंद ना हो जाए। सो इस तरह बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होते हैं कि अगर कहीं जाना है तो आज मैच की वजह से वो लिबर्टी की तरफ ना जाएं, वो फिरोजपुर रोड की तरफ ना जाएं, क्योंकि अगर 7 बजे भी मैच है तो एक रिवायत है कि जी 10, 11, 12 बजे टीमों की मूवमेंट के टाइम पर और उसके बाद जब मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अब ऐसा है या नहीं है, कौन कौन से रास्ते बंद होंगे, कौन कौन से खुले होंगे, ट्रैफिक इंतजाम क्या हैं, कि मेन शाहराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इंतजाम कैसे हैं, ये हम जानेंगे। CTO मुंतज़िर मेहदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले गुड लक, क्योंकि शहर की ट्रैफिक संभालना आई मस्ट से कि एक चैलेंज है, एक्चुअली चैलेंज है, बहुत मुश्किल है, लोग भी ताबुन नहीं करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से गाड़ियाँ जिस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं, आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें कहीं ना कहीं मसाइल रहते हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मैच के हवाले से। रास्ते तमाम बंद रहेंगे? ये पहला सवाल लोगों का होता है जो मैंने पूछा है। ये बहुत ही अच्छा और रेलेवेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया, यही एटीट्यूड होना चाहिए तमाम शहरियों का कि जब इस तरह का एक अहम इवेंट हो रहा हो तो आपको ज़रूर प्लान करना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम एक बड़े शहर में रहते हैं और जहाँ पे हर बड़े शहर की तरह यहाँ पे भी ट्रैफिक के मसाइल हैं, उसके कुछ पीक आवर्स हैं। उन पीक आवर्स में आपको ट्रैफिक में जाने से अवॉइड करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते तो आपको उसको प्रॉपर्ली प्लान करना चाहिए, ट्रैफिक एडवाइजरीज देखनी चाहिए, हमारे FM रेडियो को सुनना चाहिए और हमारे जो ट्रैफिक स्टाफ है उससे पूछना चाहिए। आते हैं मैच की तरफ तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा हेक्टिक जाइगेंटिक टास्क है और तमाम शहरियों को यही सोचना है कि उस टाइम पे जब टीमों की मूवमेंट है उस टाइम पे अगर वो किसी सूरत में अवॉइड कर सकते हैं सफ़र को तो अवॉइड करें और घर में बैठ के TV पे मैच देखें। अगर आपको मैच देखने के लिए आना है तो हम आपको पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। हमने आपके लिए पार्किंग एरियाज़ का वसी इंतज़ाम कर रखा है। आप आएंगे और आके गुलबर्ग कॉलेज की पार्किंग में अभी तक हम नहीं भर पाए हैं, 3-4 इवेंट्स हो चुके हैं, बहुत वसी पार्किंग अवेलेबल है, वहाँ पे हम आपकी गाड़ी पार्क कराएंगे। हम लिबर्टी प्लाज़ा को यूज़ करेंगे, सनफोर्ट होटल को यूज़ करेंगे और जो LDA प्लाज़ा है उसको यूज़ करेंगे। इन 4 पार्किंग एरिया, ये पार्किंग पॉइंट हैं, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल पार्क कर सकते हैं। हमने वहाँ तक आपको पहुँचाने की ज़िम्मेदारी ली है, हम जिम्मेदारी लेंगे। शायकीन तकरीबन 25,000 के करीब आएंगे। हमने टीमों को पूरी सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो हमारी प्राइम कंसर्न है, उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और टीमों को जब हम स्टेडियम तक पहुंचा देंगे
तो हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी रोड, कोई भी डाइवर्शन उस वक्त ना लगी हुई हो। ठीक है। तमाम शहरियों के लिए पूरा लाहौर शहर ओपन होगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये होगी कि चूँकि हम एंटिसिपेट करते हैं कि 25,000 लोग अगर आए हैं तो कम से कम 10 से 12,000 व्हीकल जो हैं वो उस एरिया में उस वक्त मौजूद होंगी, जो पार्क होना चाह रही होंगी। ज़ाहिर है क्यूज़ होती हैं, एक गाड़ी पार्क हो रही है, 3 पीछे खड़ी, तो वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होगा। मैच शुरू होने से जस्ट पहले आपको लिबर्टी मार्केट का सराउंडिंग एरिया जो गुलबर्ग का है और जो आपकी फिरोजपुर रोड का आपका वो एरिया है उसको आपने अवॉइड करना है अगर आप आम कम्यूटर हैं। अच्छा, मैं उस तरफ आऊँगी। सीटीओ साहब, एक चीज़ हम 2 दिन से अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं जो कि आपने पहले बता दी थी कि सिर्फ टीमों की मूवमेंट के टाइम पर ट्रैफिक को हम बंद रखेंगे। वो कितना ड्यूरेशन होगा? क्योंकि उससे जो पीछे ट्रैफिक जैम होती है उस पर समटाइम हम देखते हैं घंटों लग जाते हैं उस ट्रैफिक को बहाल कराने में। जी ऐसे ही है, आपकी ये बिल्कुल दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है। हमने मिनट्स इवन सेकंड्स का भी हिसाब रखा हुआ है। अच्छा। हमारी जिस वक्त टीम्स गाड़ियों में बैठ जाएंगी तो एक पूरा कोऑर्डिनेटेड सा निज़ाम है कि हम उस वक्त ट्रैफिक को ज़ीरो करना शुरू करेंगे जी। और जिस वक्त ट्रैफिक ज़ीरो होगी, मतलब ट्रैफिक ज़ीरो करके टीमें नहीं बिठाई जाएंगी, टीमें बिठाने के बाद ट्रैफिक ज़ीरो की जाएगी और उसके बाद जैसे ही टीमें स्टेडियम में एंटर होंगी ट्रैफिक को खोल दिया जाएगा। इसमें कुछ रोड्स वो हैं जो ट्रेडिशनली बंद की जाती थी जिनको हम इस दफ़ा बंद नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो 5 रोड्स हैं इसके ऊपर ट्रैफिक का, यानी अब मसला हमारा ये है कि हमने जो हमारा रास्ता है वो ये है कि हमारा माल रोड उसमें आता है, हमारा फिरोजपुर रोड आता है, जेल रोड आता है, कैनाल मेन आती है और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग आती है। अब यही 5 सड़कों का नाम एक्चुअली लाहौर है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब ये वो रोड्स हैं जिसके ऊपर अगर आप 1 मिनट के लिए भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो घंटों आपके लिए प्रॉब्लम होती है। हमने इसमें प्लानिंग ये की है कि हम जहाँ से हमारे एक तो हमने लोगों के बहुत ही अच्छे तरीके से उनको कम्युनिकेट कर दिया कि ये हमारे डाइवर्शन पॉइंट्स हैं। दूसरा हमारी कोशिश ये है कि डाइवर्शन पॉइंट पे हम किसी गाड़ी को खड़ा ना होने दें, हम उसको चलाते रहें या यू टर्न दें या लेफ़्ट राइट जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे उसको भेज दें। अगर वहाँ पे ट्रैफिक खड़ी होगी तो ज़ाहिर है वो थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा जमे भीड़ बन जाएगा। टीम्स एंटर होंगी, हम फौरी तौर पर ट्रैफिक को खोलेंगे। हमने इसकी इतनी भरपूर बारीक बीनी के साथ प्लानिंग की है। हमने इसमें 2 CTOs लाहौर शहर से बाहर से बुलाए हैं, CTO फैसलाबाद और CTO गुजरांवाला। 6 DSPs हमने बाहर से बुलवाए हैं। हम जो इनिशियल प्लानिंग थी 750 लोगों के साथ हमने कहा था कि हम इसको मैनेज करेंगे, अब उसकी तादाद बढ़ा के हमने 1000 के करीब कर दी है। बट हम एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। हमारे बड़े शहरों की जो एक पहचान हुआ करती है वो कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके बगैर कोई भी शहर बड़ा नहीं कहला सकता। तो ये एक बड़ा इवेंट है, हमारे मुल्क की, हमारे शहर की नेकनामी का बाइस है, तो हमें उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं इंश्योर ये करता हूँ कि अनड्यू 1 सेकंड की भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ड्यू परेशानी जो है वो होगी और हम कोशिश करेंगे कि उसको जितना कम से कम कर सकें अपनी मेहनत से। बिल्कुल, थोड़ा सा आप लोगों का ताबुन भी दरकार है। अगर आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम ये रास्ता डाइवर्जन लगाई गई है, बंद है, थोड़ी देर बाद खोला जाएगा, तो आपको भी इस चीज़ को समझना है और आप मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर लेंगे। आपके लिए भी आसानी होगी, जो लोग ड्यूटी पर हैं उनकी भी मुश्किल आसान हो जाएगी। शायकीन की आमद किस टाइम शुरू होगी और लोग कैसे किस टाइम पर आना शुरू होंगे? देखिए, लोग तो बहुत जो जोशो खरोश है, लेकिन हमारे लिए इसमें फ़ायदा है कि जितना स्टैगर्ड होगा टाइम उतना हमारे लिए फ़ायदा है। लोग तो मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले भी आना शुरू हो जाते हैं और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो अगर लोग तमाम के तमाम लोग हाफ़ एन आवर के दरमियान में आएंगे तो जाहिर है हमारे लिए परेशानी होगी। तो लोगों के आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मैच देखने के लिए आ रहा है उसको तो ऑब्वियसली वो स्टेट ऑफ माइंड से आ रहा है कि उसको रश पे जाना है, रौनक में जाना है, वो पहले से प्रिपेयर, उसका कोई इशू नहीं है। उसके लिए हमने बड़ा ही वसी पार्किंग का इंतज़ाम किया हुआ है, बल्कि ट्रैफिक कैंप भी है। आप ज़रूर वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, आपको चाय मिलेगी, शरबत मिलेगा, फ्लेवर्ड मिल्क मिलेगा, आपको क्रिकेट खेलने का बाहर मौका फराहम किया जाएगा और हम थोड़ी सी तरबियत भी आपकी करेंगे। इस चीज़ का, इस जेस्चर का मकसद क्या होता है कि आप सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें, वो आपके साथ ताउन करेंगे।
सर मुमकिना तौर पर आप लाहौरियों को क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से रोड ऐसे हैं शहर के जहाँ पर ट्रैफिक हो सकती है, जहाँ पर जैसे अब मैंने प्लान ये किया है कि मैंने फौरी तौर पर ऑफिस से निकलना है ताकि फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक उस टाइम तक मैं ना जाऊँ जब ट्रैफिक ज़्यादा हो। सो कौन कौन से रोड ऐसे हैं जहाँ पर आज हमें सफ़र करने से कुछ गुरेज करना है? देखिए ये 5 ही रोड्स हैं जैसे मैंने गुजारिश की। मॉल रोड है, हमारी मेन बुलेवार्ड है, कैनाल रोड है और जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है। ठीक मैंने जैसे गुजारिश पहले की कि हम इन रोड्स को चंद मिनट के लिए बंद करेंगे। चंद मिनट से मुराद मेरी चंद मिनट है, ये हमने कैलकुलेट किया कि हमारा मैक्सिमम जो टाइम है वो 12 से 13 मिनट है जिसके लिए हम इसको बंद करेंगे, और 12 से 13 मिनट का बैकलॉग जो है वो हमें फिर निकालना है। ठीक है, उसके लिए हमने प्रॉपर्ली प्लानिंग की है कि अब जो शख्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी खड़ा हो सकता है ट्रैफिक पे वो 12 से 13 मिनट है। ठीक है, ये हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड किया है। सारे सेक्टर्स को इकट्ठे बंद नहीं किया जाएगा, बारी बारी पैकेट्स में किया जाएगा, लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि मैक्सिमम ये टाइम है जिसमें टीम को होटल से स्टेडियम पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम ट्रैफिक को खोल देंगे। उसके बाद जो आपको कंजेशन नज़र आएगी वो कंजेशन होगी जो ट्रैफिक के बंद होने की वजह से होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको विद इन हाफ एन आवर उस कंजेशन को हम किसी ना किसी तरीके से गुजार दें। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि कंजेशन ना होने दें, ट्रैफिक को रुकने ही ना दें, बिल्कुल ट्रैफिक को हम किसी तरीके से चलाते रहें उन 12-13 मिनट में भी। लेकिन अगर कोई खड़ा हो भी जाता है, मतलब एक कोई कहता है कि जिद कर लेता है कि नहीं मैंने डाइवर्ट नहीं होना, ऐसे मैंने तो सीधे जाना है। अब पिछले दिनों एक सियासी जमात का जलसा था तो एक ख़ास प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले साहब उन्होंने कहा कि जी तुसी कौन होंगे सन रोकने वाले, हम कंजेशन में फंसने से बचा रहे थे डाइवर्शन पॉइंट में, तो हमने कहा जी बिस्मिल्लाह आप जाइए। अच्छा, अब ये वाले रवैये जो हैं वो किसी भी सूरत ना काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन आप इंटरेस्टिंग जो उसमें बात है कि 1.5-2 मिनट के बाद वो वापस आ रहे थे और कहने लगे तुझ सही कहते सो। अब बात ये है कि जब हम आपको एडवाइस कर रहे हैं किस तरफ ना जाएं तो आप ना जाएं ताकि हमें बाद में उस कंजेशन को ख़त्म करने में आसानी हो। लेकिन हम आपको सड़कों के ऊपर भरपूर मेहनत करते नज़र आएंगे और हमारा एम ये है, प्लान ये है कि हम हाफ एन आवर के अंदर अंदर टीमों की मूवमेंट के बाद इस सारे कंजेशन को ख़त्म करके रूटीन के मुताबिक। अब मुझे सीटीओ साहब ये कहिएगा, अब जब मैच ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो लोगों का एक समंदर सा हम देखते हैं, लोग ऐसे भाग रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है वो ये है कि लोग रैपर्स फेंक रहे हैं, गन डाल रहे हैं। प्लीज़ ये मत कीजिए, हमारा अपना शहर है, हमने इसको साफ़ सुथरा भी रखना है। तो वो लोगों का समंदर तब संभालना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद सोने पे सुहागा इस सूरत में हो जाता है, अगर पाकिस्तान मैच जीत जाए तो फिर लिबर्टी राउंड अबाउट पे तो हमें रश नज़र आना शुरू हो जाता है मंचलों का। चले वो तो हमारे लिए खैर मैच ख़त्म होने वाला जो डिस्पर्सल है वो ट्रैफिक कंजेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हमारे टास्क नहीं है, क्योंकि उस वक्त आम शहरी अपने घरों में होते हैं। वो जो मैच जीतने वाला है और जो रोड को ब्लॉक करने वाला है, मैं समझता हूँ उससे अवॉइड करना चाहिए। खुशी मनाने का भी एक तौर तरीका होना चाहिए। उसको सड़क ब्लॉक करके खुशी मनाने का कोई तुक नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि इन तमाम मैचों में पाकिस्तानियों को खुशी मनाने का मौका मिले और हमें ये साबित करने का मौका मिले। नहीं करते कि मैं मैच क्यों नहीं देख पा रहा, मैंने क्या मेरी क्यों ड्यूटी ऐसी है कि मैं हमेशा यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद हूँ, कभी मैच देखना मिस। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद लाहौर पुलिस के तमाम ऑफिसर्स ही कोई भी मैच नहीं देखता, ऐसे ही है। हमें तो इन मैचों से थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए एक ड्यूटी का एहसास ज़्यादा होता है कि जब भी किस सीरीज़ की बात होती है तो हम तो शायद संजीदा ज़्यादा हो जाते हैं इससे कि अब हमने करना क्या है। तो इंशाल्लाह हमारी SOP सेट होती चली जा रही हैं, हर सीरीज़ पहले से बेहतर होती चली जा रही है। हमारे ट्रैफिक इंतजामात, सिक्योरिटी इंतजामात, ये जो हमारी गुलबर्ग कॉलेज की है, ये जो हमने लास्ट सीरीज़ में इसको वो किया, इस्तेमाल किया, हमारे बहुत सारे मसले हल हो गए। इस तरह ट्रैफिक की बहुत सारी SOPs हमने नई बनाई हैं जिससे हमें बहुत आसानी हो रही है। इंशाल्लाह ये चीज़ें स्मूथ से स्मूदर होती चली जाएंगी। सही, चले हम दुआ गो हैं कि ये इसी तरह से चीज़ें मज़ीद स्मूथ हों, क्योंकि शहर में ही बेहतरी आपको नज़र आएगी। CTO साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब हमने ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल किस तरह से आसान है, मज़ीद आसान बनाया जा रहा है, उस पर हमने बात करनी है। नाज़रीन हमने अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और अब शहरियों की सहूलत के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल आपके लिए किस तरह से आसान बनाया गया है, ये हमें बताएंगे CTO साहब।
कैसे आसानी पैदा की गई है ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल जिन लोगों ने बनाना है, और ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहले आपके पास होना कितना ज़रूरी है? देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना, इसके बगैर गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना जुर्म है, इसलिए ये बात तो ख़त्म हो गई कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप चलाना चाहते हैं, सड़क के ऊपर आना चाहते हैं किसी भी व्हीकल के साथ, तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। हमने पिछले 1.25 साल में अपनी जो लाइसेंसिंग की कैपेसिटी है उसको 2.5 गुना से भी ज़्यादा कर दिया। अभी हमारे 3 लाइसेंसिंग सेंटर्स से जो काम कर रहे थे जब मैंने चार्ज लिया था बतौर CTO के, अब हमारे 6 लाइसेंसिंग सेंटर हैं। एक एक्सक्लूसिवली हमारा ख़वातीन के लिए है जो लिबर्टी में काम कर रहा है, ताकि हमारी ख़वातीन जाएं और वहाँ पे ख़वातीन को ही टेस्ट दें और अपना लाइसेंस बनवा लें। एक जो हमने बहुत ही अच्छा इजाफा किया है वो मनावा में हमने लाइसेंसिंग सेंटर का आगाज़ किया है। बहुत सारे लोग शिकवा करते थे जी हमारे दफ्तर के टाइम के बाद हमारे पास टाइम नहीं बचता, तो हमने राउंड द क्लॉक एक लाइसेंसिंग सेंटर स्टार्ट किया। आप रात को 2 बजे आएँ, सुबह को 5 बजे आएँ, दोपहर को 3 बजे आएँ, मतलब संडे को आएँ, ये राउंड द क्लॉक संडे को भी ये 24/7 है। और आप वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, एक ही रूफ में आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। वहीं पे हमने पोस्ट ऑफिस का क़याम किया, वहीं पे डॉक्टर साहब को बिठाया, वहीं पे लाइसेंसिंग का अमला बैठा हुआ और राउंड द क्लॉक वो काम कर रहा है। और उसमें बहुत ही हमने खूबसूरत एम्बियंस लोगों के लिए क्रिएट किया है, यानी आप वहाँ पे आएंगे तो आपको एहसास होगा कि CTPL आपकी कितनी इज़्ज़त कर रही है और जो शख्स भी लाइसेंस बनवाना चाहता है वो हमारे लिए कितना काबिल एहतराम है। वहाँ पे हमने खाने पीने का बंदोबस्त भी किया हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस की बेसिस के ऊपर तमाम खाने पीने की अशिया वहाँ पे मौजूद हैं और हमने उसको प्रॉपर्ली ट्रांसपेरेंट रखा है, यानी मेरे दफ्तर से भी उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, DIG ट्रैफिक ऑफिस से भी हो रही है और हर स्टेप जो वहाँ पे लिया जा रहा है, बल्कि हमारे 6 के 6 लाइसेंसिंग सेंटर में जो भी काम हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, कैमरा रिकॉर्डेड है और आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हैसल से बचाया जाए। तो अब शहरियों को किसी किस्म का उज़र नहीं होना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप तशरीफ़ लाएँ, जब आपके पास टाइम हो हम आपकी उस वक्त खिदमत करेंगे। सही। सो आपके लिए आसानी पैदा कर दी गई है और आपको ये भी बता दिया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना कितना ज़रूरी है। अगर अब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस ना बनाएं फिर जुर्माना होगा जी, 2000 रुपये तो हम फिर जुर्माना करेंगे। सही। तो इस 2000 जुर्माने से बचने के लिए अगर आपके लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ें प्लान की गई हैं तो आप ज़रूर कवानीन की पाबंदी करें। मुहज़्ज़ब मुआशरों में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आपके लिए भी, और फिर ये जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं इनके लिए भी काम करना मज़ीद आसान हो जाता है। एक चीज़ आपके इजाज़त से, अगर आप मोटरसाइकिल मोटर कार का कंप्लीट लाइसेंस बनाते हैं तो आपको 1350 रुपये पे करना पड़ता है। ठीक है। और अगर आप उस पर चलान करवाते हैं बगैर लाइसेंस के चलाने पे तो आपको 2000 रुपये चलान देना पड़ता है। सही। तो ये अदरवाइज़ भी बहुत सस्ता सौदा है कि आप एक ही दफ़ा लाइसेंस बनवा के अपनी जान छुड़ाएं और हमेशा के लिए लेजिटिमेट तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाएं। सही। सो जी, आपके लिए आसानी भी बता दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस कितने पैसों में बनता है और जुर्माना अब आपने चूज़ करना है कि आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। मैसेज क्या होगा लाहौरियों के लिए? लाहौरियों के लिए हमेशा से एक ही मैसेज है कि बराए मेहरबानी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। इससे आपका फ्यूल भी बचेगा, आपका वक्त भी बचेगा, आप जहनी खौफ से बचेंगे ज़िंदगी की हिफाजत और होगी सबसे बढ़ के जी, ये मैं इसके बाद कहना चाहता था कि सबसे बढ़ के ये कि आपकी जान जो है महफूज रहेगी और लोगों की जान भी आपके हाथों से महफूज रहेगी। तो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें ताकि हम मुहज़्ज़ब नज़र आएँ और इन तमाम कबाहतों से बच सकें जिन कबाहतों का हमें सामना करना पड़ता है ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना करके। सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। आज ये 2-3 दिन मैं समझ सकती हूँ कितने हेक्टिक हैं आप लोगों के लिए भी, लेकिन ये नाज़रीन आसान हो सकते हैं आपके लिए भी और हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस के लिए इस तरह से अगर हम मिलजुल कर इस तरह के इवेंट्स को आसान बनाएं, ताउन करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हमारा आज का टॉपिक ये है, क्योंकि टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख जो है वो 30 मुकर्रर की गई है, जिसमें मुमकिना तौर पर एक्सटेंशन भी हो सकती है, लेकिन टाइमली रिटर्न जमा कराने से आप भी परेशानी से बच सकते हैं। अब रिटर्न या फिर टैक्स गोशवारे जमा कराना क्यों ज़रूरी है, उससे फ़ायदा क्या है,
लोग उससे खौफजदा क्यों हैं? आई डोंट नो कि एक लोगों में खौफ पाया जाता है कि उनकी तमाम चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी, कुछ ढका छुपा नहीं रहेगा, सो उनके लिए नुकसान ही नुकसान होगा। अगर आप गोश्तवारे जमा नहीं कराते तो एक्चुअली क्या नुकसान हो सकता है, और अगर आप करवाते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे किस किस सूरत में मिल सकते हैं, आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद नुमान यहिया साहब ने ज्वाइन किया है, सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन है, उन्हें अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से आप मेरा ये होगा कि मुझे ये बता दें, एक जो लोगों में खौफ है ना कि हमने अपनी रिटर्न्स नहीं फाइल करानी है, टैक्स गोश्तवारे जमा नहीं कराने, क्या माइंडसेट है ऐसे लोगों का? बात आपने कह दी कि माइंडसेट की ही बात है, और ये मैं समझता हूँ इसका जो लोगों का ये माइंडसेट है, इसकी वजह है लैक ऑफ ट्रस्ट। टैक्स पेयर का या जो आम कारोबारी तबका है, उसका ये ख्याल है कि अगर मैं कोई डिटेल्स दे दूँगा तो मुझे उन डिटेल्स की बिना के ऊपर मुझे पेनलाइज किया जाएगा। हालांकि मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। कुछ हद तक कह सकते हैं जो कुछ अनासर हैं जो किसी ख़ास मकसद के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ डिपार्टमेंट जो है काफ़ी विजिलेंट हो चुका है, हर ट्रांजैक्शन हर चीज़ उनके इल्म में है, और अगर उनकी तरफ से विल हो तो वो टैक्स गुजार से इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। फुकदान की वजह जो चंद अनासर हैं उनकी वजह से, अदरवाइज़ लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं। लाहौर शहर में मेरी इतला के मुताबिक आज की तारीख तक तकरीबन 2.25 लाख इंडिविजुअल्स की रिटर्न्स जा चुकी हैं। सही सही। अच्छा, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो बड़े रिलक्टेंट हैं, उसकी वजह क्या है? बड़े बिजनेसमैन, जो बड़ा बिजनेसमैन ना, मेरे ख्याल में वो रिलक्टेंट नहीं होता, 90% रिलक्टेंट नहीं होता। वजह ये है कि उसने मुख्तलिफ जो हैं, जो आपको रिटर्न फाइल करने से जो सहूलतें हैं, उसने उसको अवेल करना होता है। सबसे छोटी सी अवेल करने की बात की जाए, जैसे है मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी खरीदी, आपने कोई प्लॉट खरीदा, तो इनके ऊपर आपको डबल टैक्स देना पड़ जाएगा अगर आप फाइलर नहीं होंगे। सही। तो बड़ा टैक्स गुजार जो है, जिसने इंडस्ट्री चलानी है, जिसने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो वो बंदा रिलक्टेंट नहीं होता। ये ज़रूर है कि उसका थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट है कि डिपार्टमेंट के पास मेरी डिटेल्स जाएंगी, और अगर मैं कोई अपनी जायज़ चीज़ भी बता रहा हूँ तो डिपार्टमेंट सम टाइम जो है वो उसके साथ ज़्यादती कर देता है, और उसकी हार्श असेसमेंट की वजह से टैक्स गुजार जो है ना रिलक्टेंट है। अच्छा, अब आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि सम टाइम ऐसे केसेस ऐसे होता है? यकीनन होता है। इस तरह से लोगों को परेशानी होती है। सो फ़ायदे क्या क्या हैं आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के? क्या क्या बेसिक बुनियादी चीज़ें जो आप कहते हैं कि एक्चुअली इनको हम बड़े फ़ायदे कह सकते हैं? सबसे पहले तो ये एक बतौर पाकिस्तानी हमारी कौमी जिम्मेदारी है टैक्स का गोश्तवारा जमा कराना। उसके बाद ये है कि जब आप टैक्स गुजार बन जाते हैं तो आपको एक स्टेटस मिल जाता है फाइलर का। फाइलर और नॉन फाइलर का जो है एक डिफरेंस है। जो विद होल्डिंग टैक्स है पाकिस्तान में, टैक्स को ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है कि विद होल्डिंग टैक्स पे सारा इन्हसार है इनका। ठीक है। जब ये विद होल्डिंग टैक्स शुरू की गई थी 2001 में, जब ऑर्डिनेंस आया था, तो उस वक्त का डिपार्टमेंट का या हुकूमत का कहना यह था कि बिल तरतीब इसको हम कम करेंगे, और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इसको कम नहीं किया जा रहा और इजाफा किया जा रहा है, और इजाफा करते करते अभी हर चीज़ पे विद होल्डिंग लगा दिया। आपने कोई चीज़ खरीदने जाएँ, आपने कंपनी से कोई चीज़ खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, इस तरह की विद होल्डिंग एजेंट्स बना दी गए और उनको मुकर्रर कर दिया गया। फ़वाइद में सबसे पहले तो ये है कि जो नॉन फाइलर और फाइलर का जो डिफरेंस है वो एक आपको एडवांटेज देता है। आपने कोई गाड़ी खरीदनी है तो अगर आपका टैक्स से फाइलर की वजह से 75,000 है, दूसरी सूरत में आपका 1.5 लाख टैक्स अदा करना पड़ेगा। आप प्लॉट ख़रीद रहे हैं, उसके ऊपर भी आपका उन्होंने 4 टाइम 5 टाइम उसको टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया। पहले तो मेरा ये कहना है कि ये ऐसा टैक्स होना ही नहीं चाहिए, जैसे मैंने पहले गुजारिश की। अगर ये है तो फिर उसके बाद इन्होंने रखा हुआ है और इसको आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंस डाल दिया। अब आपकी मजबूरी बन गई है, आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, आप कोई ऑफिस ख़रीदते हैं, और अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं उस पर टैक्स है, अगर आपका शेयर्स का कारोबार है, डिविडेंड है, उस पर टैक्स है। इसी तरह मुख्तलिफ तमाम कारोबारी जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है या सेल्फ परचेज़ की ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर टैक्स की दुगना कम से कम दुगना कर दिया। हर तरह से आपके लिए आसानी हो जाती है अगर आप फाइलर हैं। तो नॉन फाइलर को क्या क्या नुकसान आते हैं? नॉन फाइलर को सबसे बड़ा नुकसान तो ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ता है। फिर उसके अलावा एज ए बार प्रेसिडेंट हमारी FBR में भी और जो RTO है उनमें भी बात होती है, जो हमारे वहाँ के चीफ कमिश्नर साहिबान हैं, उनको कहा जाता है कि ये जो फाइलर है हम उसके तो
वकील हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। अगर आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे हम उसके साथ खड़े होंगे। जो नॉन फाइलर है टैक्स बार उसकी वकील नहीं है, या जाहिर है वो गोशवारा नहीं दे रहा, वो अपनी पब्लिक का जो उसकी जिम्मेदारी है वो उसको नहीं अदा कर रहा। लेकिन हम ये समझते हैं उसके जो नुकसानात हैं कि डिपार्टमेंट को ने उनको नोटिस डालते हैं। एक तो उन्होंने टैक्स अदा ज़्यादा किया, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट उनको नोटिस डालते हैं कि आप हमें बताइए कि आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी, आपके पास वसाइल नहीं है या वसाइल हैं तो आपने ये पैसे कैसे खरीदे, प्रॉपर्टी कैसे खरीदी। उनको डिपार्टमेंट की जो है ना प्रोसीडिंग का सामना ज़्यादा करना पड़ता है कंपैरेटिवली टैक्स गुजार के। ठीक है। और दूसरी तरफ देखें, अगर टैक्स गुजार का देखा जाए तो वो जो थोड़ा सा घबराता है, रिलक्टेंट होता है कि अगर मेरा केस ऑडिट में आ जाता है या अगर मेरा केस डिपार्टमेंट में किसी वजह से रीओपन करता है तो मेरे ऊपर एक तलवार लटक जाती है। और मैं समझता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आला जो ओहदेदार हैं FBR के, उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने जो हैं टैक्स गुजार हैं उनको भी आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। और अगर उसने कोई थोड़ा बहुत अगर कोई अर्निंग कर ली है तो उसको आपने जो ऑडिट का प्रोसीजर है वो बहुत सख्त है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए आपने ऑडिट करना है, लेकिन ऑडिट अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बजाय रिकवरी ऑफ डिमांड क्रिएट करने और रिकवरी करने पर ज़्यादा मुनसर कर दिया। ये वजह है ट्रस्ट डेफिसिट। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, अभी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के सिलसिले में जी अब हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, लोगों का ये डर खौफ ख़त्म करना कितना ज़रूरी है। अब क्योंकि अब वो टाइम भी कम है, एक्सटेंशन अगर हो सकती है तो कब तक हो सकती है, ये भी हम अपने मेहमान से जानेंगे। सर, काउंसलिंग और लोगों को इन्फॉर्मेशन अब पहुँचाना कितना ज़रूरी है? काउंसलिंग सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब आप इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंटरेस्ट को ख़त्म करेंगे। जब मैं एक टैक्स गुजार हूँ, मैंने अपनी रिटर्न फाइल की है, रिटर्न फाइल करने के बाद अगर मेरा केस ऑडिट में आ गया और हार्श असेसमेंट की बजाय अगर आप रीज़नेबल असेसमेंट कर दें, टैक्स गुजार को अपने पास बुला लें, टैक्स गुजार के वकील को बुला लें और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई टैक्स अगर अदा भी करना बनता है रिकॉर्ड देखने के बाद, अगर वो कर लें ठीक है। अगर आप दफ्तर में बैठ के ही सोच लेंगे कि हर बंदा ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत कमाई कर रहा है तो वो लैक ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल आपने ये काउंसलिंग के लिए ज़रूरी है कि जब मेरे साथ डिपार्टमेंट अच्छा बर्ताव करेगा तो मैं अपने हमसाये को भी बताऊंगा, अपने फैमिली को भी बताऊंगा। तो पहले ये एक इंटरेस्ट डेवलप करना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है टैक्स गुजार के ऊपर कि अगर आपका केस ऑडिट में भी आ जाए तो ये कोई घबराने या परेशानी वाली बात नहीं है। हम आपके साथ अपने भाइयों की तरह ही सलूक करेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी टैक्स अदा करना लाजमी है। जहाँ पे लैकिंग है उसको ज़रूर है, लेकिन दफ्तरों में बैठ के इस तरह फैसले ना करें और लंबी असेसमेंट में करते थे। ये तो एक इशू है। और काउंसलिंग के हवाले से ये ज़रूरी है। पब्लिक अवेयरनेस के लिए इनको चाहिए मीडिया कैंपेन चलाएं और उन टैक्स गुजारों को लेके आएँ कि जिनके साथ डिपार्टमेंट ने अगर उन्होंने कोई रिकॉर्ड में कुछ कमी बेशी बरती भी है तो वो उसको तो थोड़ा सा रिलैक्स किया है, तो उससे जो है ना इनके आपस में मामला ठीक होंगे। पब्लिक अवेयरनेस के लिए उनको मैसेजेस के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए उनको ये चीज़ लोगों को बतानी ज़रूरी है और टाइमली इन्फॉर्म करनी। अच्छा जी, अब 2 दिन बाकी है, एक्सटेंशन हो सकती है? इस हवाले से कुछ इश्यूज चल रहे थे रिटर्न में जो कि अभी भी हैं। एक आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं बताना चाह रहा हूँ अपने तमाम सुनने वालों को, नाजरीन को, वो ये कि रिफ़ंड की एडजस्टमेंट इन्होंने ना ब्लॉक की हुई थी और हमारी पाकिस्तान टैक्स बार, लाहौर टैक्स बार, कराची टैक्स बार, दीगर बार जो हैं पूरे पाकिस्तान की, उन्होंने एक बड़ा इकट्ठे होकर एक आवाज़ बना के हमने सब ने कहा कि जी आप इन्हें एक रिफ़ंड की एडजस्टमेंट ब्लॉक की हुई है। वो आज की तारीख में उन्होंने खोल दिया। अब आज 28 तारीख है, लोगों के पिछले सालों के इंडिविजुअल्स के रिफ़ंड्स हैं। इंडिविजुअल के रिफ़ंड्स, अब ये वही बात है, लैक ऑफ जो होता है कॉन्फिडेंस है। आप मानने को तैयार नहीं है कि जी मेरा अगर कोई रिफ़ंड था पिछले सालों का पड़ा हुआ तो आप उसको एडजस्टमेंट की इजाज़त नहीं दे रहे। अब वो एडजस्टमेंट की इजाज़त 28 तारीख में मिल रही है, तो 2-3 दिन रह गए हैं रिटर्न बनाना है। हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब आ गए हैं, वो भी यकीनन चाहेंगे FBR से अपनी पहले नेगोशिएट करना चाहेंगे, तो ये चीज़ें होंगी। मेरा ख्याल है डेट बढ़ने के इम्कानात हैं, लेकिन मेरी FBR में बात हुई है, अभी तो वो रिलेक्टेंट है बताने से, लेकिन मारूजी हालात यही बता रहे हैं कि डेट बढ़ जाएगी। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखने वालों को यही मैसेज है कि अपने जो है ये आपकी कौमी जिम्मेदारी के साथ आपका अपना फ़ायदा है। अगर आप फाइलर होंगे तो डिपार्टमेंट कुछ हद तक जो है
एक लिस्ट बनाता है कि जिसने फाइल नहीं किया और उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, एक रिटर्न फाइल की है, प्रॉपर्टी नहीं खरीदी और प्रॉपर्टी खरीदी रिटर्न फाइल करके भी, तो उसको ज़रा रिटर्न देखते हैं, ज़रा लीनियंट व्यू ले लेते हैं। लेकिन जो नॉन फाइलर है उसके लिए मेरा ये पैगाम है कि रिटर्न अपनी लाजमी फाइल करें, आपको टैक्स में भी एडजस्टमेंट मिलेगी और आपका कौमी फ्रीजा भी। ठीक है, थैंक यू सो मच नाज़रीन। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।